हमने पिछले जो एपिसोड था उसमें देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रामुख्यता क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, उस समय क्या हुआ, उस समय क्या था। तो आपको इधर एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। किस समय में हुआ, उस समय कौन सा राज्य चल रहा था, वो रेवोल्यूशन के बाद कहाँ कहाँ चेंजेस आए। एक राज्यांग में चेंजेस आए, दूसरा राजनीति में चेंजेस आए। वो चेंज कौन सा था? तो वो है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। और ये भी चेंज है कि अब से पीपल विल डिसाइड व्हाट इज द नेशन and shape its destiny. So the revolution proclaimed that it was people who would henceforth, उस समय के बाद से लोग डिसाइड करेंगे ये नेशन के बारे में और उसका डेस्टिनी के बारे में क्या है। वो सब लोगों मतलब इधर हमने 4 मुख्य अंश देखे थे। 4 मार्क्स आ सकते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अगर पूछा जाएगा तो वो है व्हाट आर द चेंजेस दैट आर ब्रॉट इन, व्हेन डिड दैट हैपन। चेंजेस आए हैं पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। पॉलिटिकली जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर टू द बॉडी ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम मोनार्की। और दूसरी मुख्य विषय ये लिखना है आपको कि रेवोल्यूशन के बाद से लोगों को, पीपल को डिसाइड करने का अधिकार आ गया है कि व्हाट दे विल डू विद द नेशन एंड हाउ दे विल शेप द डेस्टिनी। तो ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पैराग्राफ से जो हमने सीखा पिछले एपिसोड में। अब देखते हैं ये क्या है, ये चेंजेस कहाँ से आए, क्या क्या चेंजेस किया ये रेवोल्यूशन के बाद। ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला आप ये देखो इधर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो रेवोल्यूशन के बाद से द रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशन किए, जो रेवोल्यूशन चाहे, उन्होंने ये मेजर्स इंट्रोड्यूस किया। जो नए मेजर्स है, नए प्रैक्टिसेस है, वो एक लाए। वो क्या है? मतलब रेवोल्यूशन होने के बाद से शुरू करके उन्होंने कुछ अपनाया चेंजेस, कुछ मेजर्स लाए। उसमें से पहले बात यह है कि वो ये चेंजेस इसलिए लाना चाहते हैं ताकि वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल, सारे फ्रेंच लोगों के बीच में हम सब एक है, वो एक आइडिया, वो एक सेंसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि हम सब एक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए पहला जो विषय है, पहला जो मेजर है, पहला जो प्रैक्टिस है, पहला जो आइडिया वो लाए हैं वो है ला पैट्री, फादरलैंड। ये मेरे पिता का लैंड है, ये मेरे पिता का देश है। मतलब मेरा देश है, मेरा जो पिताजी का है, जो मेरा है। सो वो एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी मेरे पिताजी का है वो मेरा है। तो वो आइडिया दे, वो लेना चाहते हैं उस विषय से जो है वो ला पैट्री। उससे पहले ये आइडिया थे, नहीं था। उससे पहले ये आइडिया नहीं था। और दूसरा विषय ये है कि ली सिटियन, वो एक सिटीजन, सारे लोग सिटीजन्स हैं। उससे पहले जब लोग बात करते थे, जो थोड़ा पैसे वाले हैं, थोड़ा हायर सोसाइटी का है, तो हमने जो सीखा पिछले ग्रेड 9 में, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 एस्टेट से बना है। वो रेवोल्यूशन से पहले कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी, द चर्च के प्रीस्ट और उनके सारे लोग, और नोबिलिटी, ये था सेकंड एस्टेट। मतलब जो किंग
and his friends, relatives, etc. और तीसरा जो है कॉमन पीपल। ये जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो चेंजेस आए वो है ला पैट्री। कॉन्सेप्ट क्या है? ये मेरे पिता का लैंड है, घर है। और दूसरा जो है ला सिटियोन, मतलब सिटीजन। जो एस्टेट्स बने ये सब को उन्होंने हटा दिया और इन सब को हटा के सबको एक, वन, क्या है वो वन? वन सिटीजन, लास्ट सिटीजन। उससे पहले जब ये लोग बात कर रहे थे इनसे या इस सेक्शन के लोगों से, तो ये सब सर या मैडम बोल के बुलाया करते थे। अब इसको हटाया गया है। तो ये दूसरा चेंज है, वो सिटीजन्स सब एक है। सब कहाँ के सिटीजन्स है? फ्रेंच के सिटीजन्स हैं। हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई फर्स्ट स्टेट नहीं, कोई सेकंड स्टेट नहीं, कुछ भी नहीं। सब कॉमन पीपल है, सब सिटीजन्स हैं। ये दूसरा आइडिया है जो उन्होंने लाना चाहते थे। और इस सिटीजन आने के बाद सबको एक कम्युनिटी बनाया, इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। और इस विषय को उन्होंने राज्य में, राज्यांग में भी निक्षिप्त कर दिया उस बात को कि सब लोग इक्वल है, कोई भी भेदभाव नहीं है। उससे पहले जो भेदभाव था, जो एस्टेट्स के बने से, वो भेदभाव नहीं रहेगा अब से। वो एक मेजर चेंज आया है। और दूसरा चेंज ये है, ये न्यू फ्लैग, ये फ्रेंच फ्लैग बनाया, वो है ट्राई कलर फ्लैग, which was chosen to replace the former रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। जो उस समय था रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग, उसको हटा के एक नया फ्रेंच फ्लैग, जो इसमें 3 रंग बने, वो 3 रंग बना वाला फ्लैग रखा गया है। ये तीसरा चेंज माना जा सकता है। हम एस्टेट्स जनरल, जो पार्लियामेंट है फ्रेंच में, उसको एस्टेट्स जनरल बोलते हैं हम। जैसे हमारा भारत का जो पार्लियामेंट है उसको संसद बोलते हैं, वैसे ही स्टेट्स जनरल को, मतलब जो फ्रेंच का पार्लियामेंट है उसको स्टेट्स जनरल बोलते हैं। स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स मतलब जिनके पास पैसा है, जो ये कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब पहले तो इट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल, अब तो इट हैज़ बिकम फॉर ऑल दोज हु आर एक्टिव। एंड वो स्टेट्स जनरल है, उसको रीनेम कर दिया उन्होंने नेशनल असेंबली के हिसाब से। उसका रीनेम है नेशनल असेंबली। स्टेट्स जनरल जो बोलते थे हम रेवोल्यूशन के पहले, उस रेवोल्यूशन के बाद सारे लोगों को एंट्री दिया गया है और उसके बाद नेशनल असेंबली बोला गया है। उसका उसका नाम उन्होंने चेंज करके नेशनल असेंबली रखे थे। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड। न्यू मतलब नए सॉन्ग्स जो राज्य के बारे में है उनको कंपोज किया। नए वोट्स वे टेकन। वोट्स मतलब शपथ, शपथ लिए थे। और मार्टिर्स आर कमेमोरेटेड, जिन्होंने अपना जन्म और जो अपना जान खोया है उनके बारे में, उनको याद करके, उन्होंने जो बलिदान दिया है वो देश के लिए, इसलिए उनको याद करने के लिए कुछ स्तूपे बनाए गए, कुछ याद करने का प्रयास किया गया। और ये सब एफर्ट्स जो है, ये सब ऑन द नेम ऑफ द नेशन, जिन्होंने अपना
बलिदान दिया, उनको याद किया, इस देश के लिए उन्होंने अपना जान गंवाया है, उसको याद रखा है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है, हम एक बार रिवाइज करेंगे इसके बारे में। पहली चेंज है ला पैट्री लिसिटियन, दूसरा चेंज सबको इक्वल बनाया। दूसरा चेंज जो है वो चेंज ऑफ द फ्लैग, जो था ओल्ड रॉयल फ्लैग था, रॉयल फ्लैग को उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग, 3 रंगों वाला फ्लैग से बनाया उसको। और दूसरा चेंज ये है कि स्टेट्स जनरल का नाम जो है उन्होंने उसको बदलवाया, उसका नाम रखा है नेशनल असेंबली के हिसाब से। और एक चेंज उन्होंने किया, क्या है वो चेंज? न्यू हिम्स बनाया उसने, न्यू सॉन्ग्स, मतलब देशभक्त गीत, पेट्रियाटिक लिख सकते हैं हम, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, न्यू हिम्स जो बनाया। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया शपथ लेने का, ओथ्स, pledges to do continue the change। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मार्टिर्स, जो मार्टिर है जिन्होंने अपना जन्म खोया है, लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर द रेवोल्यूशन, आर कमेमोरेटेड, उसको याद किया हमने। तो एक बार देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए इसमें। मतलब जब इतने सारे चेंजेस हो रहे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। पहला विषय जो है, ये चेंजेस क्यों बनाए गए? टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इस विषय पे या तो 3 मार्क क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह माना जा सकते हैं हम। इस विषय में गारंटी 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज तो आप गारंटी 4 या 5 आ जाएंगे अगर एमसीक्यू का पैटर्न चल रहा है तो। पहले वाई दे वांटेड टू क्रिएट दिस, गारंटी एक अंश है ये कि ध्यान देना हमको इस बात में कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये जो भी चेंजेस ये लाने चाहते थे वे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, उसका एक ही मकसद था, वो मकसद है कि हम सबको एक की तरफ बांध के रखने के लिए ये प्रयत्न हम करेंगे, ये मेजर्स लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये चेंजेस लाए थे, वो पहली विषय है। क्या है वो चेंजेस? एक है फादरलैंड, जो बोला जाएगा कि ये मेरे पिता का देश है तो मेरा देश है, ये भूमि जो है, ये प्रांत जो है जो मैं रह रहा हूँ, ये मेरे पिताजी के साथ मैं भी रह रहा हूँ, मतलब मेरा भी है ये। और दूसरी बात यह है कि सिटीजन्स, उससे पहले जो डिवीजन था सोसाइटी में, उसको अंत करने के लिए, सबको एक बनाने के लिए, ये केवल बोलने के लिए नहीं, उन्होंने ये बात पे अपना राज्यांग में भी चेंजेस लाए थे और उन्होंने सबको एक ही राइट्स दे के रखा है। उससे पहले फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट वालों को कुछ प्रिविलेजेस रहते थे, वो टैक्स नहीं पे करते थे, और ओनली थर्ड एस्टेट पीपल टैक्स पे करते थे।
उस समय जो था वो सबको उन्होंने हटा दिया। पूरा राज्यांग में बोल के लिख के रखा है सबको इक्वल राइट्स है। तो ये कॉन्सेप्ट को, ये बात बहुत ही क्लियरली समझा देता है हमको। और तीसरा चेंज जो आया है वो है फ्रेंच फ्लैग जो है, वो नया फ्रेंच फ्लैग उन्होंने बनाया। उससे पहले फ्लैग नहीं है, उससे पहले फ्लैग है जो है रॉयल फैमिली के हिसाब से रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग बना हुआ था, उसको उन्होंने चेंज करके नया ट्राई कलर फ्लैग बनाया। द एस्टेट्स जनरल जो था, जो पार्लियामेंट का नाम एस्टेट्स जनरल था, उसको उन्होंने रीनेम कर दिया, उसका नाम रखा नेशनल असेंबली। और नए गाने, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो लिखवाया, बनाया, शपथ लिए, और जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में उनको याद किया, जो देश के लिए अपना जान गंवाया। ऐसा 5 चेंजेस आए। उससे ज़्यादा भी कुछ चेंजेस बनाए उसने, वो क्या है एक बार देखते हैं। मतलब मैं ये बात ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ज़्यादा चेंजेस बनाए इन्होंने, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि गारंटी क्वेश्चंस आएंगे हमें बोर्ड एग्जाम पे। बोर्ड में ये देखेंगे कि अगर एक रेवोल्यूशन आएगा तो उसके बाद राज्य में कैसे चेंजेस आएंगे, वो लोगों को जानना चाहिए, वो बच्चों को वो सीखना चाहिए कि अगर कुछ रेवोल्यूशन आया तो ऐसा चेंजेस क्या है उस रेवोल्यूशन के बाद, वो देश में वो कैसा चेंजेस, व्हाट आर द एंटिसिपेटेबल चेंजेस दैट कैन कम व्हेन देयर इज अ रेवोल्यूशन। A centralized administrative system was put in place, and it formulated uniform laws for all citizens in its territory. तो नेक्स्ट चेंज जो बात करने हम, वो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो देश है फ्रांस, उसमें पूरा एक ही सिस्टम रहेगा, एक ही लॉ। उसी एक ही लॉ को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे हम अगर स्कूल जाते हैं तो सबको एक ही रंग का ड्रेस पहनने के लिए बोलते हैं, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। वैसे ही जो भी लॉ हम बनाएंगे, सब लोगों को, सारे सिटीजन्स को, कोई भेदभाव नहीं है इस विषय में कि सबको वो लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ला रहे हैं। उसका मकसद है टू मेंटेन यूनिफॉर्म लॉ एंड टू मेंटेन ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, द सेम सिस्टम। एक ही सिस्टम बनाएंगे पूरे देश में, सारे लोगों को उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक और चेंज आया है। और दूसरा चेंज जो है, इंटरनेशनल नहीं नहीं इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज जो है और ड्यूज जो है, वो सबको एबॉलिश करके यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट कर दिया गया। जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म लॉ लाया। उससे पहले एक एक राज्य से लेके दूसरा राज्य में जब हम जा रहे थे, कुछ सामान लेके, कुछ क्लॉथ लेके, तो वैसे हम इस राज्य से दूसरा राज्य में जाएंगे या इस प्रांत से दूसरा प्रांत में जाएंगे तो उनको थोड़ा टैक्स देना पड़ता था, और वो लेंथ और मेजर्स डिफरेंट, अलग अलग बने हुए रहते थे। हम सीखेंगे आगे जाके ये क्या है प्रॉब्लम, ये जर्मनी के केस स्टडी से हम जान लेंगे इस बात को, पूरा विषय समझ में आ जाएगा आपको ये इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज क्या है। मतलब अगर हम 10 प्लेसेस में जाएंगे, 10 अलग लेंथ्स में आपका सेम क्लॉथ दिखेगा आपको, और 10 अलग टाइप का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये सिस्टम आने के बाद, जो सेंट्रलाइज सिस्टम आया है, उसके बाद इन सबको उन्होंने हटा दिया और सबका एक ही सिस्टम बना दिया, एक ही वेट, एक ही मेजर और यूनिफॉर्म सिस्टम। क्या लाए उन्होंने? यूनिफॉर्म सिस्टम लाए वेट्स और मेजर्स का। वो
एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जिन्होंने लाया है। उसके बाद द रीजनल डायलेक्ट्स जो है वो आर डिस्करेज्ड। हम जब बात करते हैं हिंदी को, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा, मतलब जो हिंदी ही बात करते हैं उसको अलग अलग स्लैंग से बात करते हैं। हरियाणा में या पंजाब में, या आप थोड़ा नीचे आएंगे दिल्ली में, या थोड़ा इधर जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग जो बात करते हैं वो स्लैंग से, उनको उन्होंने हटा के एक ही भाषा को दिया है, वो है फ्रेंच। इट विल बी स्पोकन, इट विल बी रिटन इन पेरिस, एंड दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सो ऐसा चेंजेस लाने के बाद इट वॉज अ मिशन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज फर्दर to take care of the destiny of the French nation and also to liberate the people of Europe from despotism। जो मोनार्क्स है वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, जो लोग को कोई राइट्स नहीं है, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है, वो सब विषय पे वो ये पूरे यूरोप में सारे नेशंस को बोलना चाहते थे। वो रेवोल्यूशनरीज देखे वो हमारा मिशन है, हमें ये करना है, हमें वी हैव टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिक रूलर्स। इन अदर वर्ड्स वो हेल्प करना चाहते थे सारे जो विश्व में, स्पेशली यूरोप में जो लोग हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं। जो हमने ये बनाया रेवोल्यूशन के बाद, ये सब लोगों को भी पता चलना चाहते थे। सो व्हाट डिड द रेवोल्यूशनरीज थिंक आफ्टर ब्रिंगिंग द चेंजेस? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो दे डिसाइडेड टू डिक्लेयर दैट इट वाज देयर मिशन टू शेप द डेस्टिनी ऑफ टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ये आंसर हमको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए एक और बार। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किस लिए बनाया? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। करस्पॉन्डिंग टू दिस यूनिफॉर्म system of weights and measures। और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? और एक इंटरनल जो टैक्सेस थे उनको हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ इंटरनल टैक्सेस। उसके बाद फ्रेंच इज मेड रिटन एंड स्पोकन इन पेरिस। इसमें क्या चेंज है? जो रीजनल डायलेक्ट्स उसको डिस्करेज किया, और जो भी चेंजेस, all the changes are brought after the revolution by the revolutionaries। they thought it is their mission। ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। क्या है हमारा लक्ष्य? टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप। कहाँ से लिबरेट करेंगे? लिबरेट करेंगे हम उनको कहाँ से करेंगे? जो डेस्पोटिक रूलर्स है उनके हाथों से उन लोगों को लिबरेट करेंगे। उसको हम बोल सकते हैं डेस्पोटिज्म। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ द नेशन से जो भी बातें हैं एक बार आप चेक कर लो। इसमें से गारंटी आपको
5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे इस विषय पे, इसलिए आपको संभाल के लिखना सीख लेना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान रखिए इस बात को, थोड़ा जोर दीजिए इस विषय पे। यहाँ तक मार्क कर लीजिए, दूसरा एपिसोड में हम आगे जाएंगे। धन्यवाद।